दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका का ईडी ने गुरुवार को विरोध किया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है। हमने केजरीवाल को मामले में पूछताछ के लिए 9 समन भेजे, लेकिन वो एक में भी पेश नहीं हुए। केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग में दोषी है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने आगे कहा कि केजरीवाल को किसी दुर्भावना के कारण गिरफ्तार नहीं किया गया है। कानून के सामने सब बराबर है। ऐसे में किसी नेता के साथ किसी दूसरे अपराधी से अलग व्यवहार करना संविधान के तहत नहीं है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में कई सीटों पर वीआईपी उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें केरल के वायनाड सीट भी शामिल है, जहां से कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव मैदान में उतरेंगे। बगवा पार्टी की ओर से हेमा मालिनी उत्तर प्रदेश के मथुरा से तीसरी बार चुनाव लड़ेगी, जबकि टेलीविजन श्रृंखला रामायण के प्रसिद्ध अभिनेता अरुण गोविल मेरठ लोकसभा सीट से चुनाव शुरुआत करेंगे। देश में लोकसभा चुनाव का मौसम चल रहा है। इसके चलते चुनावी रणभूमि में राजनीतिक दल एक दूसरे पर तीर बरसा रहे हैं। वोटर इस निशानाबाजी के बीच उलझे हुए हैं। इसी बीच आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने एक्स पर पोस्ट करके जमकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। मोदी सरकार हटेगी तभी महंगाई घटेगी, मोदी सरकार हटेगी तभी नौकरी बढ़ेगी, मोदी सरकार हटेगी तभी बेरोजगारी भागेगी, मोदी सरकार हटेगी तभी किसानों की आय बढ़ेगी, मोदी सरकार हटेगी तभी भेदभाव, नफरत, हिंसा मिटेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कांपने वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को मेरा अपमान करने में मजा आता है। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के मुरैना में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का नाम लिया बिना कहा, इन दिनों कांग्रेस के शहजादे को आए दिन मोदी का अपमान करने में मजा आ रहा है। वो कुछ भी बोलते जा रहे हैं। इससे कुछ लोग दुखी है कि देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसा भाषा का प्रयोग क्यों किया जा रहा है। मेरी सबसे विनती है कि कृपया करके आप दुखी मत होइए, गुस्सा मत कीजिए। आपको पता है कि वे नामदार है और हम कामदार है। उन्होंने आगे कहा, नामदार तो कामदार को सदिया से ऐसे ही गाली देते आए हैं। मेरी प्रार्थना है कि इन नामदारों का कुछ मत कहो। हम कामदार सहन करने के लिए पैदा हुए हैं। हम सहन भी करेंगे और माँ भारती की सेवा भी करेंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गुरुवार को तिहाड़ जेल में गंगवार की घटना सामने आने के बाद कहा कि वहां जेल में हत्या भी हो चुकी है। तिहाड़ जेल में ऐसी कई घटनाएं पहले भी हो चुकी है। जब हम कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है तो कोई यकीन नहीं करता है। ये शातिर और खतरनाक लोग हैं, मौका पाकर ऐसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। दरअसल सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। 1 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। तभी से वह तिहाड़ जेल में है। अब तिहाड़ जेल में 2 गिरोहों के बीच धराधार चीज से मारपीट होने और 4 अपराधियों को घायल होने पर संजय सिंह दिल्ली के सीएम की सुरक्षा के मद्देनजर ये बयान दिया है। उन्होंने कहा, पिछले 10 वर्ष में भारत के लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की गई है। लोकतंत्र को खत्म करने के लिए कैसे कैसे ऑपरेशन लोटस चल रहा है या ऑपरेशन सूरज से चला है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव खत्म करना चाहती है। मैं जनता से कहना चाहता हूं कि यह आपका लास्ट चुनाव है। सूरत में सारे कैंडिडेट का पर्चा खाली हो गया है। फोन ट्रैपिंग मामले में राजस्थान के पूर्व सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने 25 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले के कई राज खोले। उसने कहा, मैं आज तक सबको यही बताया रहा हूँ कि वो ऑडियो क्लिप मुझे सोशल मीडिया से मिली, लेकिन ये सच नहीं है। 16 जुलाई 2020 को कुछ ऑडियो क्लिप मीडिया के माध्यम से वायरल हो गई, क्योंकि मैंने उन्हें अपने फ़ोन नंबर का उपयोग करके मीडिया के साथ संज्ञा किया था। उन ऑडियो में विधायकों की खरीद
फरोख्त कर सरकार गिराने की साजिश की जा रही थी। मैंने वही किया जो मुझसे कहा गया था। उनके पीएसओ रामनिवास ने मुझे फ़ोन किया और मुझे सीएम हाउस आने के लिए कहा, क्योंकि सीएम मुझसे मिलना चाहते थे। जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा, उन्होंने एक पेन ड्राइव और एक तमा दी है, जो पेपर मैंने आपके माध्यम से लोगों के बीच वितरित किया। इस पेपर में कथित तौर पर गजेंद्र सिंह शेखावत, दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा और संजय जैन के बीच हुई बातचीत का जिक्र था, और इस पेन ड्राइव में उनका ऑडियो था। मुझे नहीं मिला ये ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया के जरिए। सीएम अशोक गहलोत ने मुझे इस पेन ड्राइव में सौंपी और मीडिया में प्रसारित करने के लिए कहा। इस पूरे मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को मुख्य आरोपी बनाया गया और यह आरोप लगाया गया कि बीजेपी सचिन पायलट और क्योंकि मैंने अपने फ़ोन नंबर 9829620202 से आप सभी मीडिया के साथियों को वो ऑडियो क्लिप्स भेजी थी। उन ऑडियो क्लिप्स में कथित रूप से खरीद फरोख्त कर, विधायकों की खरीद फरोख्त कर सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही थी, और मुझे जो कहा गया मैंने वो किया। अब घटना इस तरह से थी, 16 जुलाई 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी होटल फेयरमाउंट आए थे, क्योंकि उस क्राइसिस के दौरान जो विधायक इस तरफ थे उन सभी को बाड़ेबंदी के रूप में होटल फेयरमाउंट में रखा हुआ था, और लगभग दोनों समय सुबह और शाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां आते थे, बातचीत करते थे, और ये उनका रूटीन था। 16 जुलाई 2020 को लगभग 3:30-4 बजे के आसपास वो होटल फेयरमाउंट से निकल गए। उनके जाने के 1 घंटे बाद पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रधानमंत्री मोदी को सनातन धर्म का ध्वजवाहक कहा और भारतीयों से भारतीय प्रधानमंत्री का समर्थन करने का आग्रह किया। सत्ता और राजनीति मेरे लिए बहुत छोटी है। मैं किसी भी पद की चाहत में खुद को राम और राष्ट्र से अलग नहीं कर सकता। जो भी सनातन का विरोध करेगा, मैं उसका विरोध करूंगा, और वर्तमान विपक्ष देशद्रोह कर रहा हो। मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूँगा जो अपने देश से प्यार करते हैं और उनका सम्मान करते हैं कि वे प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करें। विपक्ष में भारतीय संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों के विरोधियों के एक निगाह के बनाया गया, जो पीएम मोदी को हटाना और नष्ट करना चाहता है, क्योंकि पीएम मोदी सनातन के ध्वजवाहक है। विपक्ष भारतीय संस्कृति का दुश्मन है, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है। मेरे लिए सत्ता और सियासत बहुत छोटी है, राम और राष्ट्र बड़ा है। मैं राम और राष्ट्र से समझौता नहीं कर सकता। जो सनातन का विरोध करेगा मैं उसका विरोध करूंगा, जो राम का विरोध करेगा मैं उसका विरोध करूंगा, जो राष्ट्र का विरोध करेगा मैं उसका विरोध करूंगा। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने राष्ट्र प्रेमी हैं, जितने इस देश को प्यार करने वाले लोग हैं, जितने सच्चे देशभक्त हैं, उन्हें नरेंद्र मोदी का साथ देना चाहिए। अब विपक्ष में भारतीय संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत के संस्कारों के विरोधियों का एक गैंग बन गया है कि नरेंद्र मोदी को हटाना भी चाहता है, नरेंद्र मोदी को मिटाना भी चाहता है। नरेंद्र मोदी को मिटाना क्यों चाहता है, ये बड़ा सवाल है। नरेंद्र मोदी को इसलिए मिटाना चाहता है क्योंकि नरेंद्र मोदी सनातन के ध्वजवाहक के रूप में, नरेंद्र मोदी भारत की संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में, नरेंद्र मोदी भारत की सभ्यता के संरक्षक के रूप में पूरी दुनिया में उभर करके सामने आए हैं। मेरे लिए सत्ता और सियासत बहुत छोटी है, राम और राष्ट्र। रांची में एक सरकारी फैक्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू, जिसे एवियन फ्लू भी कहा जाता है, कि कई मामले सामने आने के बाद झारखंड सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। रांची के होटवा स्थित क्षेत्रीय पोल्ट्री फार्म में मामले की पुष्टि होने के बाद मुर्गियां सहित लगभग 4000 पक्षियों को मार दिया गया और सैकड़ों अंडे भी नष्ट कर दिया गए हैं। डीसी के आदेश पर यहां रहने वाले लगभग 1745 मुर्गियां, 450 बतख और 16
1697 अंडे नष्ट कर दिए गए हैं, निस्तारण कर दिया गया है। साथ ही इस क्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे में चिकन, बतख और अंडे के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रतिबंध के दौरान मुर्गियों का ना तो बाहर से आयात करना है और ना ही यहां से बाहर भेजना है। वहीं पशुपालन विभाग ने 1 किलोमीटर के दायरे में मुर्गियां और बतखों के समेत सभी अंडों को डंप करने का आदेश दिया है। इस दौरान पोल्ट्री फार्म के डॉक्टर और अन्य कर्मचारियों को आसपास के इलाके में जागरूकता फैलाने का आदेश दिया गया है। किया जा रहा है पूरा फार्म को अभी जी। कौन कौन सी ये थी इसमें थी WLH की मुर्गी, RIR थी और कड़कनाथ, और ये बत्तख था खाकी कैम्बल, वो 450 था। सबको डिस्पोज कर दिए हैं और 1697 अंडा भी थे, अंडा को भी डिस्पोज कर दिए हैं। टोटल कितने थी पक्षियाँ जिसको? पक्षियाँ वही लगभग 1800 थी। तो और भी क्या प्रिकॉशन अपनाए जा रहे हैं कहा जाए? अभी फार्म को पूरा सैनिटाइज करेंगे हम लोग और 3 महीना तक मैंने नहीं लाएंगे बर्ड, अभी पूरा सैनिटाइज हो जाएगा, उसके बाद हम लोग लाएंगे फिर बर्ड्स। कब पता चला कि यहाँ पुष्टि हुआ? हम लोग हाँ, हम लोग को सैंपल कलेक्शन करके कलकत्ता भेजे थे, तो वहाँ 20 तारीख को वो लोग कंफर्म किए। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर झारखंड सरकार को भी भेजा वो लोग, उसके बाद दिल्ली में भेजा सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसके बाद कमेटी का निर्णय हुआ, सामूहिक निर्णय हुआ कि वहाँ जितना मुर्गी है सबको कल्ट करिए और 1 किलोमीटर के रेडियस में जितना भी मुर्गी है, अंडे हैं, सबको कल्ट कर दीजिए। प्रिकॉशन हम लोग हैं कि जैसे डॉक्टर साहब बोले कि 1 किलोमीटर के रेंज में अभी जो भी मुर्गियां पाए जाएंगी, अंडे पाए जाएंगे, सबको जो है सो डिस्कार्ड करवा देना है, माने डंप करवा देना है। और दुकानदार लोगों को, किसान लोगों को बोला जाएगा कि आप लोग बाहर से अभी न फीड। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों पर इंडिया ब्लॉक की जीत पर भरोसा जताया और दावा किया है कि जो बसपा नेता मैनपुरी में प्रचार करने आ रहे हैं वे खाली हाथ लौटेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जैसे जैसे चुनाव का दूसरा चरण आगे बढ़ेगा, भारतीय गठबंधन तूफान का रूप ले लेगा। आज अखिलेश यादव नामांकन दाखिल करेंगे, वह भारी बहुमत से जीतेंगे। इससे पहले उस सीट पर अखिलेश यादव और डिम्पल यादव ने जीत हासिल की थी और इस बार फिर अखिलेश यादव जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। पहले चरण के चुनाव से बीजेपी को निराशा हुई है, अब दूसरे चरण का चुनाव होगा। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आगे बढ़ेगा, इंडिया अलायंस एक तूफान का रूप लेगा, शिवपाल सिंह यादव ने कहा है। देखिए, आज करेंगे नामांकन, 1 बजे नामांकन करेंगे और अखिलेश यादव वहाँ से चुनाव लड़ेंगे और भारी बहुमत से वहाँ से जीतेंगे। और इसके साथ साथ आसपास के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा चलेगा और सब सीटें आसपास की सब जीतेंगे। सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि अखिलेश यादव चुनाव हार जाएंगे। हर वक्त कन्नौज एक नया इतिहास लिखता है, नया इतिहास लिखा जाएगा। तो देखिए, अखिलेश यादव वहाँ से कई बार जीत चुके हैं, डिम्पल भी कई बार जीत चुकी है और फिर अखिलेश यादव जीतेंगे। और देखिए, इनका तो वहाँ कोई नाम भी नहीं ले रहा है सुब्रत पाठक का, और ये तो इनकी इतनी हवा खराब है। इन्होंने दुकानदारों को पीटा, कुछ लोग, कई लोगों को पीटा, कई लोगों से इन्होंने दुर्व्यवहार किया है। तो ये तो देख लेना, सुब्रत पाठक कहीं टिकेंगे भी नहीं। सुब्रत पाठक ने एक बार पुणे लोकसभा क्षेत्र से बसपा उम्मीदवार मुरलीधर मोहोल ने आज अपना नामांकन दाखिल करने से पहले अपने परिवार के बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया। एएनआई से बात करते हुए मुरलीधर मोहोल ने कहा, यह केवल बसपा में ही हो सकता है कि पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता पुणे लोकसभा सीट से उम्मीदवार बन सकता है। यह मेरी पार्टी की खासियत है कि पार्टी कार्यकर्ता को न्याय देना जानती है। मेरे परिवार से कोई भी राजनीति में नहीं है। यह 30 साल लंबी यात्रा है। बूथ प्रमुख से मैंने काम शुरू किया। आज एक इतने बड़े चुनाव के प्रत्याशी बन के मैं अपना नॉमिनेशन फाइल करने जा रहा हूँ, तो मेरे मन में स्वाभाविक रूप से एक भावना है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही ये हो सकता है
कि एक कार्यकर्ता जो बूथ प्रमुख से काम करता है आज वो सांसद के लिए यहाँ पे नॉमिनेशन भरा है। तो मुझे लगता है कि ये मेरी पार्टी का विशेष है, पार्टी की विशेषता है कि एक कार्यकर्ता को न्याय कैसे दिया जाता है। दूसरा कि एक स्वाभाविक मेरी कोई फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिक्स की नहीं है, फिर भी एक ऐसे कुटुंब से, मैं ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ पे कभी भी पॉलिटिक्स नहीं हुआ, कभी भी मेरे घर से कोई पॉलिटिक्स में नहीं था। और ये दोनों चीज़ें मेरे लिए बहुत मायने रखती है कि मेरी पार्टी, मेरी फैमिली और मेरे जो 30 साल मैंने जो मेरे इस